सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रतलाम। क्लास 12th, सब्जेक्ट है हिंदी। पाठ का नाम है जूझ और यह आपकी पाठ्य पुस्तक वितान से लिया गया है। यह पाठ जूझ का मुख्य पृष्ठ है, जिसमें आप देख रहे हैं कि बालक भैंस पर कुछ लिखता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन परिचय। आनंद यादव का जन्म सन 1935 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। आनंद यादव लेखक का नाम है और इनका पूरा नाम है आनंद रतन यादव। इन्होंने मराठी संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की और लंबे समय तक पुणे विश्वविद्यालय में मराठी विभाग में भी कार्यरत रहे थे। पाठ का शीर्षक किसी भी रचना के मुख्य भाव को व्यक्त करता है, अर्थात पाठ की कहानी पर ही उसका शीर्षक निर्भर करता है। तो यह जूझ इस पाठ का शीर्षक है और इसका अभिप्राय है संघर्ष। इसमें कथानायक है आनंद, जिन्होंने पाठशाला जाने के लिए संघर्ष किया। आनंद के पिता उसे स्कूल जाने से मना करते थे, लेकिन पढ़ने की तीव्र इच्छा ने उसे जीवन का एक उद्देश्य दिया, एक लक्ष्य दिया और उसने विद्यालय जाने के लिए पिता की सभी शर्तें मानी, उनका पालन किया। तो इस प्रकार उन्होंने पिता की शर्तों को पालन किया और विद्यालय जाकर के अपना अध्ययन भी जारी रखा। इस अंश में आप देखेंगे कि हर कठिन स्थिति में भी उनके भीतर पढ़ने की लालसा थी और इसी लालसा से वे धीरे धीरे साहित्य, संगीत और अन्य विषयों की ओर आकृष्ट हुए। और यहाँ पर हम पाएंगे कि ये किशोर के कदमों की आकुल आहट है, अर्थात उसका मन बेचैन है कि वह किस तरह से अध्ययन करना चाहता है, अपने अंदर सुधार करना चाहता है। तो मुख्य भाग पर आते हैं। लेखक के पिता ने पाठशाला जाने से रोक दिया और खेती के कामों में लगा दिया, लेकिन लेखक का मन पाठशाला जाने के लिए व्याकुल था। वह पिता से कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखता था, उसे पिटाई का डर था। अर्थात पिता यहाँ पर पाठशाला जाने के विरोध में है। वे चाहते हैं कि पुत्र दिन रात खेतों पर ही काम करे, खेती बाड़ी देखे। तो यहाँ लेखक अपने पिता से कह नहीं पाते कि मैं पाठशाला जाऊं, आगे पढ़ाई करूं, क्योंकि उन्हें पिटाई का डर था। और वह मानता था, लेखक का मानना था कि खेती से कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि क्रमशः इससे मिलने वाला लाभ दिनों दिन कम होता जा रहा है। लेखक ने अपने पड़ोस में रहने वाले युवक को देखा था, जो नौकरी करके अपना जीवन आराम से बसर कर रहा था। और ऐसे ही लेखक का भी विचार था, पढ़ने के बाद नौकरी लगने पर उनके पास कुछ पैसे आ जाएंगे और वे भी सुख से रह पाएंगे। दिवाली के बाद ईख पेरने के लिए कोल्हू चलाया जाता था, क्योंकि उसके पिता को सबसे पहले गुड़ बेचना होता था ताकि ज्यादा कीमत मिल सके। तो ईख अर्थात गन्ना, गन्ने में से रस निकालकर गुड़ बनाया जाता है और उसको बाजार में बेचकर धन प्राप्त करना, यह लेखक के पिता का उद्देश्य था। और इसके लिए वे औरों से पहले ही अपना कोल्हू चला देते थे। हालांकि पहले ईख काटने से उसमें रस कम निकलता था, लेकिन इस बात को लेखक के पिता समझना नहीं चाहते थे। उस कम रस से ही वे कम क्वालिटी का गुड़ बनाते थे। लेखक चाहते थे कि कुछ रुककर गुड़ बनाया जाए। इस वर्ष भी लेखक के पिता ने जल्दी कार्य शुरू किया और लेखक ने भी इस काम में उनकी मदद की थी। अतः ईख पेरने का काम दिवाली के बाद सबसे पहले पूरा हो गया। एक दिन लेखक की माँ धूप में कंडे थाप रही थी और लेखक बाल्टी में पानी भर भर कर उसे दे रहा था। यहाँ लेखक ने अच्छा मौका देखा और माँ से चर्चा की कि पढ़ाई की जाए, परंतु माँ ने अपनी लाचारी प्रकट की। कहा कि तेरी पढ़ाई लिखाई की बात करने पर तो मानो वह बरहेला सुअर की तरह गुर्राता है। यहाँ पर वह लेखक के पिता के लिए है और वह बरहेला सुअर जंगली सुअर की तरह गुर्राने लगता है, झगड़ा करने लगता है। अर्थात यदि आनंद यादव के पढ़ाई की बात की तो उनके पिता उन पर गुर्राएंगे, झगड़ा करेंगे। परंतु लेखक ने हार नहीं मानी। उन्होंने सुझाव दिया कि वे दत्ताजी राव सरकार से उसकी पढ़ाई के बारे में बात करें। दत्ताजी राव गांव के प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उनसे बात की जाए और इसके लिए माँ तैयार होगी। वह बच्चे की मन की बात समझती थी। अतः लेखक की पढ़ाई के संबंध में बात करने के लिए दत्ताजी राव देसाई के पास गई
और उन्हें सारी बात बताई कि किस तरह उनका पुत्र खेतों में काम करता है, परंतु वह आगे भी पढ़ना चाहता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं लेखक की माँ है जो कंडे थाप रही है, और यह लेखक है जो उन्हें सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने लेखक की माँ ने पूरी बात बताई कि बच्चे की पढ़ाई इसलिए बंद कर दी है ताकि वह सारे गांव भर में आज़ादी के साथ घूमता रहे। तो यहाँ पर लेखक के पिता सारे गांव में मस्ती के साथ घूमते रहे और लेखक खेतों में काम करे, इसीलिए पढ़ाई बंद है। यह बात सुनकर देसाई जी चिढ़ गए कि एक बच्चे से खेतों में काम कराया जा रहा है लेकिन उसका अध्ययन रुका हुआ है। चलते चलते लेखक ने कहा कि यदि वह अब भी कक्षा में पढ़ने लगे तो 2 महीने में 5वीं पास कर लेगा और इस तरह उसका साल बच जाएगा। अर्थात लेखक का दिमाग बिल्कुल सही दिशा में काम कर रहा है और परीक्षा में केवल 2 महीने शेष है। ऐसी स्थिति में यदि वे कक्षा में बैठते हैं तो जी जान से मेहनत करेंगे और शीघ्र ही कक्षा 5वीं पास कर लेंगे। पहले ही उनका 1 साल खराब हो चुका था। तो राव ने लेखक से कहा, घर आने पर अपने पिता को मेरे पास भेजना और घड़ी भर बाद तुम भी आ जाना। इस तरह से उन सभी के बीच एक योजनाबद्ध कार्य हो रहा है। माँ बेटे ने राव को सचेत किया, हमारे आने की बात उन्हें मत बताना। राव ने उन्हें निर्भय होकर जाने को कहा और पिता को खेत से आ जाने पर इधर भेजने को कहा। तो इस प्रकार लेखक ने अपने पढ़ाई के लिए मेहनत की है। यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि दत्ताजी राव प्रभावशाली व्यक्ति है, उनके घर से बुलावा आना सम्मान की बात है। और जब लेखक के पिता घर लौटे, उन्होंने दादा से कहा कि आपको देसाई जी ने दत्ता राव ने बुलाया है। तो यह सुनकर दादा सम्मान की बात समझकर तुरंत चला गया और आधे घंटे बाद लेखक उन्हें खाने के लिए बुलाने चला आया। असल में लेखक वहां पर हो रही बात को जानना चाहता था। राव ने लेखक से पूछा, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? लेखक ने बताया वह 5वीं में था, परंतु अब स्कूल नहीं जाता क्योंकि दादा ने मना कर दिया है, उन्हें खेतों में पानी लगाने वाला चाहिए। तो राव ने दादा से पूछा, उसने लेखक के कथन को मान लिया कि हाँ, मुझे खेतों में पानी लगाने वाला चाहिए। देसाई ने दादा को फटकार लगाई और कहा कि तुम्हारा ध्यान खेती में नहीं है और इसी कारण बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर इस चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो नीचे बैठे हैं ये लेखक के पिता हैं, ये दत्ताराव दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पीछे लेखक स्वयं है। इस तरह से इनके बीच बातचीत चल रही है। दत्ताराव ने आगे कहा कि तुम बेटे और पत्नी को खेतों में जोतकर सारा दिन सांड की तरह घूमता रहता है। सांड की तरह अर्थात बिना किसी लगाम के, बिना किसी कंट्रोल के बिल्कुल आराम से घूमते रहते हो और बच्चे और पत्नी यहाँ पर काम करते हैं। कल से बेटे को स्कूल भेज, पैसे नहीं है तो मैं फीस दूंगा। पिताजी दत्ताजी राव के सामने हाँ करने के बावजूद भी आनंद को स्कूल भेजने के पक्ष में नहीं थे। यहाँ पर पिता ने तरह तरह के तर्क दिए हैं ताकि वे इस बात को बता सकें कि आनंद यादव अपना समय व्यर्थ गंवा रहे थे और इसी कारण स्कूल छुड़वाना पड़ा। लेकिन दत्ता राव के सामने उनकी एक नहीं चली, उन्हें अनुमति देनी पड़ी। घर आकर दादा ने लेखक से वचन लिया, दिन निकलते खेत पर जाओगे और वहीं से विद्यालय पहुंचोगे। पाठशाला से छुट्टी होती घर पे बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराओगे और यदि खेतों में काम ज्यादा हुआ तो विद्यालय से गैर हाजिर अर्थात एब्सेंट भी रहोगे। लेखक ने सारी शर्तें मान ली और लेखक 5वीं कक्षा में जाकर बैठने लगे। तो इस प्रकार लेखक ने अपने अध्ययन के लिए हर बात मानना स्वीकार किया। अब जब वे उस कक्षा में पहुंच चुके हैं तो वसंत पाटिल नाम का एक कमजोर शरीर वाला और होशियार लड़का था। वह शांत स्वभाव का है, हमेशा पढ़ाई करता रहता है। मास्टर ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया था। लेखक भी उसी की तरह पढ़ने में लगा रहा, अर्थात लेखक ने भी यहाँ पर मेहनत से, लगन से पढ़ना शुरू किया। वह अपनी कॉपी किताबों को व्यवस्थित रखता था और शीघ्र ही लेखक गणित में होशियार हो गया। दोनों लड़कों में, वसंत पाटिल और लेखक में दोस्ती हो गई। मास्टर लेखक को आनंदा इस नाम से पुकारने लगे। अब उसका मन विद्यालय में लगने लगा, उन्हें अच्छा लगता था यहाँ आकर पढ़ना। सौंदलगेकर मास्टर मराठी पढ़ाते थे और पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते थे। सुरीले कंठ, छंद, रसिकता के कारण वे कविता बहुत अच्छी पढ़ाते थे। अर्थात इन मास्टर को, इन गुरु को
कंठ प्राप्त था, सुरीला कंठ प्राप्त था और उन्हें छंद का भी ज्ञान था, अलंकार आदि का भी ज्ञान था और इसी कारण वे भाव विभोर होकर कविता सुनाते थे कि बच्चों को मजा आ जाता था। उन्हें मराठी और अंग्रेजी की अनेक कविताएं याद थी और वे कविता के साथ ऐसे जुड़े थे कि अभिनय करके भाव बोध कराते थे, अर्थात साथ ही साथ कुछ न कुछ उस कविता के अनुसार अभिनय करेंगे, एक्टिंग करेंगे और उन बच्चों को आसानी से समझ में आ जाएगा। वे कवि भी थे, वे स्वयं भी कविता रचते थे। तो हम यहाँ पर पुनः वही देख रहे हैं कि लेखक के जो गुरु हैं, शिक्षक हैं, उन्हें अनेक छंदों की लय, गति, ताल अच्छी तरह से मालूम थी। वे स्वयं कविता गाकर सुनाते, फिर अभिनय करते और उसी भाव की किसी अन्य कवि की कविता भी सुनाकर दिखाते। बीच बीच में वे कवि यशवंत, बोरकर, तांबे, गिरीश, केशव कुमार आदि के साथ अपनी मुलाकात के संस्मरण सुनाते, अर्थात उनके गुरु शिक्षक अनेक प्रसिद्ध कवियों से मिल चुके थे, वे स्वयं भी कविता करते थे। लेखक अपने इन गुरु से बहुत अधिक प्रभावित था। खेत पर पानी लगाते समय या ढोर चराते समय वह मास्टर के अनुसार ही कविता गाता था, अर्थात उनके मराठी शिक्षक ने जैसा बताया वैसा वे कविता गाकर प्रयास करते थे और उन्हीं की तरह अभिनय भी करते। उसी समय उन्हें महसूस हुआ कि अन्य कविताएं भी इसी तरह से पढ़ी जा सकती है। लेखक को महसूस हुआ कि पहले जिस काम को करते हुए उन्हें अकेलापन खटकता था, अब वह समाप्त हो गया। उन्हें एकांत अच्छा लगने लगा, अर्थात खेत में पहले उन्हें यह सारे कार्य करते हुए बोरियत लगती थी, लेकिन अब उनके पास कविता करना, गाना, उसका अभिनय करना, यह सब कार्य करते हुए अकेलापन फील नहीं होता, वे आनंदित होकर कार्य कर रहे हैं। एकांत के कारण वे ऊंचे स्वर में कविता गा सकते थे और नाच भी सकते थे। उसने कविता गाने की अपनी पद्धति विकसित की, तो कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। उसी प्रकार लेखक ने निरंतर प्रयास से अपनी कविता गाने की पद्धति को भी विकसित कर लिया। वे एक नए तरीके से कविता प्रस्तुत करने लगे, वे अभिनय के साथ गाने लगे और अब उनके चेहरे पर कविता के भाव आने लगे, एक अर्थात एक अच्छे कवि के गुण लेखक के अंदर शामिल होने लगे। जब लेखक ने मास्टर के सामने कविता गायन किया तो मास्टर को लेखक का गायन बहुत अच्छा लगा और उन्होंने उसे छठी सातवीं कक्षा के बालकों के सामने गवाया। पाठशाला के समारोह में भी उसे गवाया, तो लेखक को यहाँ पर एक अवसर, सुअवसर प्राप्त हुआ है, वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। मास्टर स्वयं कविता लिखते थे, उनके पास मराठी कवियों के काव्य संग्रह थे, वे उन कवियों के संस्मरण भी सुनाते थे और यही कारण था कि अब वे कवि लेखक को आदमी लगने लगे थे। आदमी तो वे पहले भी थे, अर्थात लेखक उन सभी कवियों को जिनका नाम प्रसिद्ध है कुछ अलग ही मानते थे, उनके लिए वे किसी तीसरी दुनिया के व्यक्ति थे। लेकिन जब उनके मराठी शिक्षक ने सारी बातें बताई, तरह तरह का ज्ञान दिया, तब उन्हें महसूस हुआ कि ये कवि कोई अन्य नहीं, हमारी तरह सामान्य इंसान ही है। और सौंदलगेकर स्वयं कवि भी थे और यही कारण था, उनके मराठी शिक्षक का प्रभाव था कि लेखक को विश्वास हुआ कवि भी उसी की तरह हाड़ मांस का और क्रोध लोभ का मनुष्य होता है, एक सामान्य इंसान होता है। लेखक को लगा वह स्वयं भी कविता कर सकता है। मास्टर के दरवाजे पर छाई मालती की बेल पर उन्होंने एक कविता लिखी। लेखक ने मालती लता और कविता दोनों ही देखी थी। इससे उसे लगा कि वह अपने आसपास, अपने गांव, खेतों आदि पर कविता बना सकता है, अर्थात अब उनकी यहाँ पर साहित्य के प्रति रुचि पूरी तरह जागृत हो चुकी है और वे उस पर मेहनत भी कर रहे हैं। भैंस चराते चराते फसलों, जंगली फूलों पर वे तुकबंदी करने लगे, अर्थात एकदम से तो कोई बहुत प्रख्यात कवि नहीं बन सकते वे, लेकिन शुरुआत उन्होंने की है सभी वस्तुओं पर, प्रकृति द्वारा दी गई सभी वस्तुओं पर, चाहे भैंस हो, फसल हो, जंगली फूल हो, उस पर उन्होंने छोटी छोटी कविता करना शुरू किया। वह उन्हें जोर से गुनगुनाता और मास्टर को दिखाता। कविता लिखने के लिए वो कागज पेंसिल भी साथ रखने लगा। उस पिछड़े गांव में जहां पढ़ाई का इतना महत्व नहीं था, लेखक का यह प्रयास बहुत अद्भुत था। उनकी न होने पर, पेंसिल कागज न होने पर लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता या पत्थर की चट्टान पर कंकड़ से लिख लेता, अर्थात जो उपलब्ध है उसी से वह कविता करना शुरू कर देते, उसे लिखते, याद करते और मिटा देते।
कंठस्थ हो जाने पर उस कविता को पहुंच देता और अपनी कविता मास्टर को भी सुनाता था, दिखाता था। और कभी कभी वह रात को ही मास्टर के घर जाकर कविता दिखाता। अर्थात लेखक इतने अधिक उत्साहित हो जाते कि रात में ही अपनी कविता जचवाने के लिए मास्टर के घर चले जाते। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनके पास यदि कोई साधन नहीं है तो खड़ी चौक से उन्होंने यहाँ भैंस की पीठ बदन पर लिखना शुरू कर दिया है। तो यहाँ उनके गुरु उन्हें कविता के शास्त्र के बारे में समझाते, छंद, अलंकार, शुद्ध लेखन, लय का ज्ञान कराते। पुस्तकें, कविता संग्रह भी उन्हें देते थे ताकि पढ़े और समझे। उन्होंने उसे कविता करने के अनेक ढर्रे सिखाए, अनेक तरीके बताए और इस प्रकार लेखक को मास्टर की निकटता मिली, उनका सानिध्य मिला और उनकी मराठी भाषा में सुधार आने लगा। शब्दों का महत्व उनकी समझ में आया। तो इस प्रकार लेखक का ज्ञान, उनकी शब्दकोश, उनकी वोकेबलरी बढ़ी और उन्होंने बहुत सारी नई बातें सीखी। तो हम यहाँ पर वही देख रहे हैं, चैप्टर का अंत यहाँ पर अंतिम प्रश्न है। तो इन सब बातों से संदल कर मास्टर के लेखक बहुत नज़दीक पहुँचे। जाने अनजाने में मराठी भाषा भी उनकी सुधरने लगी। लिखते समय भी वे बहुत सचेत रहने लगे, अर्थात कहीं कोई अशुद्धि न हो जाए। अलंकार, छंद, लय आदि को सूक्ष्मता से वे देखने लगे। शब्दों का नशा उन पर चढ़ने लगा और ऐसा लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजा रहा है। तो इस प्रकार लेखक उन कविताओं के साथ रच बस गए। शिक्षक का प्रभाव उनके हृदय पर इतना गहरा हुआ कि वे स्वयं भी कविता करते और उसका अभ्यास करते। तो हम देखते हैं कि यहाँ आपको यह पाठ अवश्य समझ में आया होगा। आप इस पर अपना ध्यान केंद्रित करें और इसके सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें।